हेलो एंड वेलकम टू नव्या आईएएस। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है हम उसे अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है डिपोर्टेशन पॉलिसी 6 डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स। ठीक है, भारत सरकार जो है अभी नई डिपोर्टेशन नीति लेकर आई है। ठीक है, क्या है हम इसे समझ लेते हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा कि हर जिले में एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाए। क्या करेगी ये काम? ये फोर्स क्या काम करेगी कि जितने भी गैर कानूनी लोग हैं जो बांग्लादेश और म्यांमार से आए हैं, उन्हें क्या करेगी? उनकी पहचान करेगी और उन्हें वापस भेजेगी। ठीक है, ये इस डिपोर्टेशन टास्क फोर्स का काम है, स्पेशल टास्क फोर्स का काम रहेगा। ठीक है, क्या होगा? मासिक रिपोर्ट देना भी ज़रूरी होगा। रिपोर्ट ज़रूरी होगा, हर महीने रिपोर्ट देनी होगी कि कितने विदेशी लोग गायब हैं और कौन कौन बिना वीज़ा के रह रहे हैं। ठीक है, ये 2 काम करने होंगे। होल्डिंग सेंटर बनाए जाएंगे। क्या होगा इन होल्डिंग सेंटर में कि जो लोग हैं उन्हें इकट्ठा किया जाएगा, फिर उन्हें यहाँ रखा जाएगा, फिर 10 फीट ऊंची दीवार बनाई जाएगी आसपास और कांटेदार तार होंगे। ठीक है, ऐसे लोगों को रखने के लिए ये कैंप होंगे। ठीक है, जब तक उन्हें वापस नहीं भेजा जाता तब तक उन्हें होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा। पहचान की जांच की जाएगी, 90 दिन का समय दिया जाएगा। ठीक है, फर्जी दस्तावेज जो होंगे वो रद्द होंगे, रद्द किया जाएगा। अगर किसी ने आधार, पैन या ड्राइविंग लाइसेंस गलत तरीके से बनवाया है तो उसे भी रद्द कर दिए जाएंगे और उस व्यक्ति को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएंगे। कैंप में क्या क्या सुविधाएं रहने वाली है? क्या सुविधाएं? पुरुष और महिलाओं को अलग अलग रखा जाएगा। ठीक है, जो भी उनके बेसिक नीड्स हैं उन सब का ध्यान रखा जाएगा। खाना बनाने के लिए गैस, सुरक्षा, सब जो ज़रूरी सुविधाएं हैं सब उपलब्ध कराई जाएगी। परिवार को अलग नहीं किया जाएगा, वे अपने परिवार और दूतावास से बात कर सकते हैं। जल्दी डिपोर्ट करने की पूरी तैयारी की जाएगी। ठीक है, गलती से सीमा पार करने वाले लोग, अगर कोई गलती से सीमा पार करके आया है तो वो निर्दोष है और उसे उसके देश वापस भेज दिया जाएगा, और अगर दोषी है तो पुलिस कार्यवाही होगी। ठीक है, ये इस डिपोर्टेशन पॉलिसी का काम है। बेसिकली यही है कि जो लोग गैर कानूनी तरीके से आए हैं उन्हें उनके देश वापस भेजना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मूव्स पॉसिबल चेंज इन साइज ऑफ स्टेट असेंबलीज। सरकार जो है वो संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026 लाने जा रही है। इसका मकसद क्या होगा? राज्यों की जो विधानसभा है में सीटों की संख्या को बढ़ाना। ठीक है, ये इसका काम रहेगा। असेंबली और कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बदलना, संख्या और सीमाओं को चेंज करने का ये पर्टिकुलर बिल लाया गया है। अभी क्या स्थिति चल रही है? 1976 से सीटों का पुनर्निर्धारण, ये जो डिलिमिटेशन है, इस पर रोक लगी हुई है। यानी तब से जनसंख्या बढ़ने के बावजूद सीटों की जो संख्या है उनमें बदलाव नहीं आया है। ठीक है, 1976 के बाद से। बिल में क्या प्रस्तावित है? बिल में क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं हम। सीटों की संख्या बदलेगी। क्या होने वाला है? जनसंख्या के आधार पर सीटों की जो संख्या है वो तय की जाएगी। नई सीमाएं होंगी। निर्वाचन क्षेत्र जो हैं वो तय किए जाएंगे।
ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं तय की जाएगी। जनगणना के आधार पर फैसला होगा। सीटों का जो निर्धारण है भविष्य की जनगणना के आधार पर होगा, के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा और जिसे कौन, संसद तय करेगी। ठीक है, और क्या क्या होने वाला है, पुरानी रोक हटेगी, जो 1976 में रोक लगी थी उसे हटाया जाएगा। डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा, डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा। ठीक है, क्या करेगा, इसमें शामिल कौन कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज जो अध्यक्ष होंगे और चुनाव आयोग के सदस्य। ठीक है, और कौन होगा, राज्य चुनाव आयोग के सदस्य। ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा जिसमें कौन कौन, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे जो अध्यक्ष होंगे, राज्य के चुनाव आयोग के सदस्य और केंद्र के चुनाव आयोग के जो सदस्य हैं वो इसमें शामिल होंगे और वो इस पूरी प्रक्रिया का निर्धारण करेंगे, सीटों और सीमाओं का। महिला आरक्षण क्या होगा, विधानसभा में 33% तय होगा, लागू होगा, लेकिन ये तभी होगा जब नई जनगणना के बाद डिलिमिटेशन पूरा हो जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों के लिए सुरक्षा क्या है, जो उत्तर पूर्वी राज्य हमारे हैं, पूर्वी राज्य है ना, में जनजातीय प्रतिनिधित्व कम ना हो इसका ध्यान रखा जाएगा। और आसान भाषा में कहे तो यह बिल राज्यों के विधानसभाओं को जनसंख्या के हिसाब से ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने के लिए लाया गया है। इससे सीटों की संख्या और चुनाव क्षेत्र दोनों बदले जा सकते हैं। महिलाओं के आरक्षण की भी बात इसमें हुई है, जो जनजातीय क्षेत्र है उनका भी ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, ये सब कार्य जो है किए जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि डिलिमिटेशन का जो इतिहास है वो क्या रहा है अब तक। ठीक है, क्या है, चुनावी क्षेत्र की सीमाएं तय करना और सीटों का बंटवारा करना इसका काम है। संविधान लागू हुआ 1950। ठीक है, इसमें प्रावधान लाया गया था डिलिमिटेशन का। आर्टिकल 82 और आर्टिकल 117 के तहत ये प्रक्रिया जो है वो तय हुई थी। फिर पहला डिलिमिटेशन हुआ 1952 में, आज़ादी के बाद यह पहला सीमांकन था। 1951 की जो जनगणना थी उसके आधार पर हुआ था और 1952 में पहला डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो बनाया गया था। इसके आधार पर पहला जो चुनाव था वो 1952 में हुआ था। फिर सेकंड 1963 में हुआ था। ये 1961 की जनगणना के आधार पर हुआ था। सीटों और क्षेत्रों में बदलाव किया गया, क्षेत्रों में बदलाव हुआ। ठीक है, तीसरा कमीशन कब हुआ, 1973 में, और ये कौन सी जनगणना थी, 1971 की, और यह आखिरी बार था जब सीटों की संख्या में बड़े बदलाव हुए हैं, और ये आखिरी बार था। ठीक है, उसके बाद चौथी बार 1976 में हुआ। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत हुआ। सीटों के पुनर्निर्धारण पर रोक लग गई। कारण क्या था कि जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण कर रहे थे उन्हें नुकसान हो रहा था। क्या था, जनसंख्या नियंत्रण वाले राज्यों को नुकसान हो रहा था। और दूसरा, और जिन राज्यों में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही थी उन्हें ज़्यादा सीटें नहीं मिल रही थी। ये दो कारणों की वजह से रोक लगा दी गई थी। फिर 2001 में फ्रीज़ कर दिया गया था 1976 में। अब इस फ्रीज़ को बढ़ा दिया गया। क्या किया गया, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 पारित किया गया और इससे डिलिमिटेशन को 2026 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है,
लेकिन सीमाओं में थोड़ा बदलाव 2001 के जनगणना के अनुसार किया गया और सीटों की संख्या जो है वो नहीं बदली गई थी। 2002 में क्या हुआ, डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया। 2001 की जनगणना के आधार पर सीमाएं बदली गई और नई सीमाएं 2008 से लागू हुई। ठीक है, वर्तमान स्थिति क्या है? 2026 के बाद फिर से पूर्ण डिलिमिटेशन होने की संभावना है और संविधान संशोधन बिल जो है 2026 जो है वो इसी दिशा में। ठीक है, हमने इसका इतिहास भी देख लिया। यही था इस पूरा न्यूज़ में। चलिए अगली डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इस न्यूज़ में देख लेते हैं क्या है। मैपिंग द लेजिस्लेटिव वैक्यूम इन इंडियाज़ हीट क्राइसिस। अभी ऐसा माना जा रहा है, अनुमान है कि भारत में गर्मी का संकट जो है बढ़ने वाला है। हीट वेव हमें फील होने वाली है, समस्या जो है हीट वेव की आने वाली है। क्या होती है हीट वेव? भारत में अब गर्मी सिर्फ एक मौसम की समस्या नहीं रही बल्कि एक बड़ी राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है हीट वेव। ठीक है, पहले हीट वेव पहले क्या था, कुछ इलाकों जैसे कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत को प्रभावित करती थी, लेकिन अब जो है तटीय और ठंडे इलाकों में भी फैल रही हैं और ठंडे इलाके भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। लगभग 57% जो जिले हैं वो गर्मी से प्रभावित हैं। गर्मी का असर सब पर समान नहीं होता। जो अमीर लोग हैं वो एसी लगा लेते हैं, बचाव कर लेते हैं अपना, लेकिन गरीब लोग जो हैं 40 से 49 करोड़ जो गरीब लोग हैं वो असंगठित मजदूर हैं, रिक्शा चालक, डिलीवरी बॉय, ठेला वाले, तो उन्हें ये सुविधाएं नहीं मिल पाती है और उनके ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है इस चीज़ का। मज़दूरों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। ठीक है, तापमान बढ़ने पर उनके काम करने की जो क्षमता है वो घट जाती है और कमाई भी कम हो जाती है। उन्हें जीने और कमाने के बीच चुनाव करना पड़ता है। ज़मीनी हकीकत क्या है? सफाई कर्मचारी जो है गर्मी और जहरीले गैसों के कारण ज़्यादा खतरे में रहते हैं। सबसे ज़्यादा खतरा इन सफाई कर्मचारियों को होता है। ठीक है, निर्माण मजदूर जो लोह और सीमेंट में काम करते हैं, उन्हें भारी काम करना पड़ता है, वो प्रभावित होते हैं। जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, समय पर डिलीवरी का दबाव आराम नहीं कर सकते, ठेला वाले, इन सभी पर जो है बहुत ज़्यादा असर होने वाला है और देखने को मिलता आया है अब तक। कानून की कमी, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 सिर्फ बंद कमरों में काम करने वालों के लिए बनाया गया है ना। OSHWC कोड 2020 बाहर काम करने वालों के लिए स्पष्ट नियम ही नहीं है। ठीक है, ये दोनों ही बंद कमरों वालों के लिए ही है। अगर सरकार नियम बना सकती है लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। पैसे की भी समस्या है। हीट वेव को अभी राष्ट्रीय आपदा नहीं माना गया है, इसलिए राज्य सरकारें जो हैं फंड का केवल 10% ही इस पर खर्च कर सकती हैं। अभी समाधान क्या हो सकते हैं इसके, देख लेते हैं हम। प्रॉब्लम डिस्कस हो गई, समाधान क्या हो सकते हैं। एक तो हीट वेव को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, ज़्यादा फंड निकाला जाए, लोगों की ज़्यादा मदद होगी। ठीक है, हीट इंडेक्स का उपयोग किया जाए, यानी तापमान प्लस नमी को मिलाकर सही गर्मी को मापा जाए, हीट इंडेक्स।
का यूज़ किया जाए। मज़दूरों के लिए सख्त और अच्छे नियम बनाए जाएं। राइट टू कूल के मौलिक अधिकार बनाया जाए। राइट टू कूल को मौलिक अधिकार बनाया जाए। ठीक है, यानी हर व्यक्ति को गर्मी से बचने का अधिकार है। शहरों में कूलिंग सेंटर बनाए जाएं और पानी की व्यवस्था की जाए। गीग वर्कर जैसे जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, अगर वो टाइम पर डिलीवरी नहीं कर पाए, गिग वर्कर, उन पर पेनल्टी न लगे, उन्हें भी आराम करने का अधिकार हो। आर्थिक मदद की जाए। मज़दूरों को पैसे दिए जाने चाहिए, और जैसे सेवा की बीमा योजना। ठीक है, इस प्रकार से कुछ समाधान है। गर्मी से बचाव अब सुविधा नहीं बल्कि हर व्यक्ति का, नागरिक का अधिकार होना चाहिए। क्या होती है हीट वेव, पहले हम ये देख लेते हैं। हीट वेव एक ऐसी स्थिति होती है जब किसी क्षेत्र में तापमान सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाए। अधिक हो जाता है तो उसे एक हीट वेव कहा जाता है। लगातार जो है कई दिनों तक बना रहे। ठीक है, सरल भाषा में समझे तो तापमान जो है बहुत ज़्यादा, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो, लगभग 2-3 दिन या उससे ज़्यादा बनी रहे, तो हीट वेव, या फिर सामान्य भाषा में हम इसे लू कहेंगे। ठीक है, भारत में हीट वेव कब मानी जाती है? जब 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा हो मैदानों में, पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा हो, और सामान्य 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। हीट वेव के लक्षण क्या क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा पसीना या पसीना ही ना आना, ठीक है, चक्कर आना, सिर दर्द होना, ये इसके कुछ लक्षण हैं। उल्टी या कमज़ोरी, बेहोशी। ठीक है, इस प्रकार से हो तो आप हीट वेव के चपेट में या लू के चपेट में आ चुके हैं। किन लोगों पर असर ज़्यादा पड़ता है? मजदूर, बुजुर्ग, बच्चे, गरीब लोग। बचाव कैसे होगा? दोपहर के टाइम बाहर नहीं जाना है, ज़्यादा पानी पिए, हल्के और ढीले कपड़े पहने। ठीक है, इस प्रकार से हमने इस न्यूज़ आर्टिकल को डिस्कस कर लिया, एडिटोरियल को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।